ए स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का स्वागत है। मैं भरत आंजना आपको बायोलॉजी अध्यापन करवाऊंगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये क्लास किन विद्यार्थियों के लिए है। तो ये क्लास जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं विद्यार्थी या एम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिक प्रिपरेशन कर रहे हैं या मेडिकल फील्ड से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। इसके अलावा आरबीएसई से जो 12th क्लास 11th क्लास कर रहे हैं या एनसीईआरटी बेस पढ़ रहे हैं उनके लिए है। इसके अलावा ये फर्स्ट ग्रेड की टीचर की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड टीचर की सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे अपन कि 11th और 12th के कौन कौन से टॉपिक है जिनके बारे में इस पूरे सेशन के अंदर अपन बात करेंगे। वो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। 11th के टॉपिक कुछ डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, प्लांट डाइवर्सिटी और एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, पादपों और एनिमल के शारीरिकी के बारे में बात करेंगे। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे, कोशिका के बारे में। प्लांट फिजियोलॉजी, इसके सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इधर 12th क्लास का रिप्रोडक्शन सिस्टम पूरा, जेनेटिक्स इवोल्यूशन, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इकोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी लेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी लेंगे, फिर सेल बायोलॉजी लेंगे और सेल बायोलॉजी के बाद में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपन टॉपिक लेते चलेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बोर्ड में दिखाई दे रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स ह्यूमन फिजियोलॉजी के सबसे पहले पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, गमन एवं संचलन है, स्केलेटल सिस्टम है, तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र है और एंड में सबसे अंतिम में अंतःस्रावी तंत्र ग्रंथियों के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं परिसंचरण तंत्र से। परिसंचरण तंत्र सबसे पहले पढ़ेंगे अपन, उसके बाद में अपन आगे वाले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र पढ़ने से पहले हमको पता चलना चाहिए कि परिसंचरण है क्या। तो रक्त का परिसंचरण तंत्र हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे रक्त का परिसंचरण इसलिए क्योंकि हम भोजन के रूप में पोषक पदार्थों को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं की आपूर्ति के लिए, उसकी ऊर्जा की आपूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को शरीर के अलग अलग भागों के अंदर पहुंचाया जाता है और वह सब कार्य रक्त के द्वारा होता है। इसलिए इस संपूर्ण कार्य को परिसंचरण कहा जाता है। परिभाषा में अपन लिखें तो सबसे पहले आवश्यक भोजक पदार्थों को, आवश्यक भोज्य या पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की क्रियाविधि क्रियाविधि परिसंचरण
कहलाती है। आवश्यक भोज्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना और किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है ये सब। तो अपन बात करें परिसंचरण तंत्र के प्रकार की, तो ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। इन दोनों में फर्क क्या है अपन समझते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र वह तंत्र है जिसके अंदर रक्त सीधे ही ऊतकों के अंदर है वो भेज दिए जाते हैं, यानी कि इसमें रक्त को नलिकाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पाइपों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सीधा ही रक्त को ऊतकों के अंदर छोड़ दिया जाता है। अपन बात करें कि इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा जगत के प्राणियों के अंदर पाया जाता है, जीवों के अंदर पाया जाता है आर्थ्रोपोडा। इसके अलावा कुछ कीटों में कुछ एनालिड्स में इनके अंदर है वो इस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। इसके अलावा बंद परिसंचरण तंत्र वह परिसंचरण तंत्र जिसके अंदर रक्त बंद नलिकाओं के अंदर बहता है। इनके परिवहन के लिए धमनी और शिराएं जरूरी होती है, केशिकाएं जरूरी होती है। इस प्रकार का परिसंचरण क्या कहलाता है? बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। मनुष्य के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे मनुष्य, खरगोश की बात करें और अन्य जीवों के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र, आपने कहा कि बंद परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण होता किसका है? रक्त का होता है। तो अपन पढ़ेंगे रक्त के बारे में। सबसे पहले रक्त के बारे में, ये रक्त क्या होता है इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है, वो कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। इसकी मात्रा की बात करें तो हमारे शरीर में शरीर भार का लगभग 6 से 8% पाया जाता है। हमारे वजन का या शरीर के भार का 6 से 8% भार है वो ब्लड का होता है। रक्त की प्रकृति की बात करें, हल्की सारीय प्रकृति होती है। कैसी होती है? हल्की सारीय प्रकृति। सारीय प्रकृति होती है तो निश्चित ही इसकी पीएच लगभग 7.4 के आसपास होती है। 7.4 होती है इसकी पीएच, और ये पीएच रक्त के बफर सिस्टम को बनाए रखने का काम करता है। और बफर सिस्टम इस रक्त में पाया जाता है बाइकार्बोनेट। यही बाइकार्बोनेट इसके बफर सिस्टम को बनाए रखने का काम करता है। तो पीएच कितनी? 7.4, हल्का सारीय प्रकृति का, लाल रंग है इसका रक्त का। ठीक है, अब पढ़ते हैं रक्त के संगठन के बारे में कि इस रक्त के अंदर होता क्या है। ठीक है, रक्त का संगठन। साथ साथ में यदि आपको समझ में आ रहा है तो साथ साथ में लिखते रहिए, उतार कॉपी करते रहिए। या फिर स्क्रीनशॉट करते रहिए। रक्त का संगठन हेडिंग बनाइए। देखते हैं कि रक्त के अंदर होता क्या है। ठीक है, रक्त, ब्लड। रक्त का संगठन अपन देखें तो रक्त मुख्यतः 2 भागों के अंदर विभेदित रहता है।
सबसे पहले रक्त के अंदर पाया जाता है अधिकतम मात्रा में प्लाज्मा, लगभग 55% के आसपास है वो प्लाज्मा पाया जाता है, और 45% बचा इसके अंदर पाई जाती है रक्त कणिकाएं, लगभग 45% रक्त कणिकाएं। इस प्लाज्मा को खोल के देखते हैं अपन, इसके अंदर क्या क्या होता है। जब हमने देखा इसको खोल के तो मुझे इसके अंदर 3 चीज़ें मिली। ससुरे के अंदर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है पानी, लगभग 92% पानी पाया जाता है, और कुछ पाई जाती है प्लाज्मा प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा प्रोटीन 6 से 8% इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है, और कुछ पाए जाते हैं अन्य पदार्थ भी 1% लगभग अन्य पदार्थों में। अन्य पदार्थों में सर होता क्या है, तो देखो मुख्य रूप से इसके अंदर पाए जाते हैं पोषक पदार्थ, इसके अलावा इसके अंदर पाए जाते हैं हार्मोन, विटामिन, खनिज लवण, इसके अलावा इसके अंदर पाए जाते हैं उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, यूरिया वगैरह, अमोनिया वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो ये प्लाज्मा प्रोटीन मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली है एल्बुमिन। ये एल्बुमिन टोटल प्लाज्मा प्रोटीन की लगभग 4% पाई जाती है, यानी कि 6 से 8% में से 4% क्या पाई जाती है, एल्बुमिन 4%। दूसरी होती है ग्लोब्यूलिन। ये ग्लोब्यूलिन होती है 2.2 से 2.5%, और तीसरी होती है फाइब्रिनोजन। ये लगभग 0.5 से 1% होती है। ठीक है, अब हम ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात करें तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। 3 प्रकार की ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है। यह तो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीजें होती है। इधर बात करें रक्त कणिकाओं की, तो रक्त कणिका मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती। पहली लाल रक्त कणिकाएं, यहां इसको कहा जाता है आरबीसी, यहां इसको कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, यहां इसको कहा जाता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल। यहां इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और तीसरे प्रकार की होती है प्लेटलेट्स, यहां इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। ओके, 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब इन श्वेत रक्त कणिकाओं को अपन वापस देखें तो ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कणिकामयी और एक होती है अकणिकामयी, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। कणिकामयी और एक होती है अकणिकामयी। ठीक है, अब इन कणिकामयी को अपन देखें तो ये वापस होती है 3 प्रकार की। पहली होती है इयोसिनोफिल,
दूसरी होती है बेसोफिल और तीसरी होती है न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और अकणिकामयी को अपन देखेंगे तो ये होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की। एक तो होती है मोनोसाइट और दूसरी होती है लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट, दो प्रकार की। ओके, ये है रक्त का संगठन। स्क्रीनशॉट मार दीजिए, देख का रहे हो, स्क्रीनशॉट मार दीजिए, यहां लिख दीजिए जल्दी से। यह है रक्त का संगठन। अपन स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा से, प्लाज्मा से शुरू करेंगे और लिम्फोसाइट तक है वो चलेंगे। मैं मिटा रहा हूं। मैं मिटा चुका हूं। अब है सबसे पहले रक्त का संगठन, उसके अंदर प्लाज्मा। प्लाज्मा, ये प्लाज्मा होता है, ये हमारे रक्त में पाया जाता है 55%। कितना? 55%। और इसको आप देखोगे तो ये हल्के पीले रंग का होता है, हल्का पीले रंग का होता है। पीला रंग, इसके अंदर यूरिकोविलिनोजन नामक एक वर्णक पाया जाता है, उसकी वजह से इसका पीला रंग होता है। ठीक है, इसकी प्रकृति देखें तो ये हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। अब रक्त हल्का क्षारीय प्रकृति है और रक्त के अंदर 55% मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है, तो बाजी पे कि ये भी हल्के क्षारीय प्रकृति का ही होगा। पीएच इसकी वही 7.4। ठीक है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। कितना होता है? लगभग 92%। और इसमें प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। कितनी होती है? 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन। बात करते हैं अपन प्लाज्मा प्रोटीन की। प्लाज्मा प्रोटीन मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हमने बताया था एल्बुमिन। ये एल्बुमिन टोटल प्लाज्मा प्रोटीन की लगभग 4% होती है। ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन है। अधिकतम मात्रा में 4%, टोटल 6 से 8% की 4% प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है यह है BCOP का नियमन। BCOP क्या है? यह है ब्लड कोलाइडल
ऑस्मोटिक प्रेशर, रक्त कोलाइडी प्रासरणीय दबाव, ये रक्त के द्वारा रक्त के अंदर लगाया जाने वाला दबाव है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है। इसके बारे में हम उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत है वो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के अंदर डिटेल से इसको है वो पढ़ेंगे। उसका नियमन करने का काम कौन करता है? एल्बुमिन करता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत कोशिका के अंदर होता है। एल्बुमिन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। ओके, ये है एल्बुमिन। अब पढ़ते हैं दूसरी, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन ये ग्लोब्यूलिन होती है टोटल रक्त प्लाज्मा प्रोटीन की लगभग 2 से 2.5% होती है। इसका निर्माण भी कहाँ होता है? यकृत कोशिका के अंदर होता है। इसके निर्माण की बात करें तो यकृत में होता है। ठीक है, हम बात करें इसके कार्य की तो इसका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा प्रणाली को दक्ष बनाना है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखना। मैंने कहा कि ये 3 प्रकार की होती है। पहली होती है अल्फा ग्लोब्यूलिन, दूसरी होती है बीटा ग्लोब्यूलिन और तीसरी होती है गामा ग्लोब्यूलिन। इसमें से ये जो अल्फा और बीटा आपको दिखाई दे रही है, इसका कार्य है एंटीबॉडी का परिवहन। और ये जो आपको गामा ग्लोबुलिन दिखाई दे रही है, इसका कार्य होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना या एंटीबॉडी के निर्माण में सहायता करना। एंटीबॉडी निर्माण में सहायक है। ठीक है, यह है ग्लोबुलिन। तीसरी है फाइब्रिनोजन। ये टोटल प्लाज्मा की कितनी पाई जाती है? 0.5 से 1%। ये सबसे बड़ी प्रोटीन है, सबसे बड़ी व सबसे कम पाई जाने वाली, वह सबसे कम पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, इसके जो मुख्य कार्य की बात करें तो रक्त थक्का का निर्माण में सहायता करना है। रक्त के थक्के के निर्माण में यह सहायता करती है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करती है, रक्त थक्का निर्माण में सहायक है। ठीक है, इसके निर्माण की भी बात करें तो यह भी कहाँ बनती है? यकृत कोशिका के अंदर बनती है। निर्माण की बात करें कहाँ होता है? यकृत कोशिका में इसका निर्माण होता है। और विशेष बात ये कि यह रक्त के अंदर निष्क्रिय अवस्था के अंदर पाई जाती है। यह रक्त में निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है, उपस्थित होती है। ये होती है प्लाज्मा प्रोटीन। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। स्क्रीनशॉट कर दीजिए या फिर आप है वो इसको उतार दीजिए।
अब हम पढ़ेंगे रक्त कणिकाओं के बारे में, क्योंकि प्लाज्मा और प्लाज्मा इम्पोर्टेंट था। इसके बाद अन्य पदार्थों में हम सबको पता ही है कि क्या क्या होता है, पोषक पदार्थ, हार्मोन वगैरह, ये सब चीज़ें अन्य पदार्थों के अंदर होती है। और अब हम पढ़ेंगे रक्त कणिकाएं। अब है रक्त कणिकाएं, ब्लड कार्पल के बारे में बात करते हैं। रक्त कणिकाएं मुख्य रूप से मैंने बताया कि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। 3 प्रकार की होती है। इन तीनों प्रकार का रक्त के अंदर आयतन होता है, टोटल आयतन, उसको कहा जाता है हीमोक्रिट या हीमेटोक्रिट। हीमेटोक्रिट कहा जाता है, ठीक है। और सबसे पहले पढ़ते हैं अपन आरबीसी के बारे में। इसको कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड कार्पल, लाल रक्त कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट। सबसे पहले इरिथ्रोसाइट के बारे में अपन बात करते हैं। ये इरिथ्रोसाइट होती है, आरबीसी होती है, वो केंद्रक विहीन कोशिका है। कैसी है? केंद्रक विहीन कोशिका है आरबीसी। इसके अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके सामान्य आकार की बात करें तो लगभग इसका व्यास होता है वो 6 से 8 माइक्रोमीटर का होता है। इसके आकृति की बात करें तो सामान्य रूप से स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी होती है, वो उभयावतल होती है। उभयावतल, बाइकॉनकेव। उभयावतल, उभयावतल कैसा होता है? ये अवतल और दोनों और उभय रूप से इस प्रकार की संरचना आरबीसी की होती है। यहाँ होती है वर्ताकार। क्या होती है? वर्ताकार होती है स्तनधारियों के अंदर। और हमने कहा कि सामान्य रूप से स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी कैसी होती है? उभयावतल होती है। लेकिन एक अपवाद है। अपवाद यह है कि स्तनधारियों में ऊंट और लामा इसकी स्तनधारी आप देखोगे, स्तनधारियों की आरबीसी आप देखोगे तो उभयावतल नहीं होती है। इसके आकृति के अंदर परिवर्तन होता है। इनकी आकृति होती है ऊंट और लामा की, वो होती है उभयोत्तल। कैसी होती है? उभयोत्तल होती है, यानी कि बाइकॉन्वेक्स होती है। बाइकॉन्वेक्स होती है। ये चीज़ आप है वो ध्यान रखोगे। बहुत सारे लोग बताते हैं कि ऊंट और लामा की आरबीसी स्तनधारियों के अंदर केंद्रक युक्त होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके केवल और केवल आकृति के अंदर फर्क है। हमने कहा कि सामान्य स्तनधारियों की आरबीसी की आकृति उभयावतल होती है, लेकिन ऊंट और लामा की उभयोत्तल होती है। वाद है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें आरबीसी का निर्माण।
सर्वप्रथम आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? सर्वप्रथम आरबीसी का निर्माण होता है यॉर्क सैक में। यॉर्क सैक के अंदर होता है। लेकिन भ्रूणीय अवस्था के अंदर भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है, वो होता है स्प्लीन प्लीहा के अंदर। और वयस्क अवस्था में लगातार जो आरबीसी का निर्माण होता रहता है वो होता है रेड बोन मेरो में। रेड बोन, लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो के अंदर होता है निर्माण। इसके सामान्य संख्या की अपन बात करें, सामान्य संख्या नॉर्मल काउंट, सामान्य संख्या तो महिलाओं के अंदर और पुरुषों के अंदर इसकी सामान्य संख्या अलग अलग होती है। सामान्य रूप से अपन पुरुषों में इसकी सामान्य संख्या लगभग 55 से 60 लाख, यहाँ 50 से 55 लाख भी लिखा हुआ होता है, सही है। 50 से 55 लाख, यहाँ 55 से 60 लाख प्रति घन मिलीमीटर, ठीक है। और स्त्रियों में इसकी बात करें तो स्त्रियों के अंदर इसकी संख्या कम होती है, लगभग 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर। और बच्चों में इसकी बात करें, छोटे बच्चों के अंदर इसकी बात करें तो सामान्य रूप से छोटे बच्चों के अंदर 60 से 65 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त के अंदर होती है, ठीक है। किसी से पूछा मैंने कि पुरुष ताकतवर क्यों होते हैं? उसने बोला कि सर पुरुषों के अंदर आरबीसी ज़्यादा होती है, 50 से 55 लाख या 55 से 60 लाख के आसपास होती है, इसलिए पुरुष ताकतवर होते हैं, ठीक है, ऐसा बताया उसने। अब है, देखते हैं आगे और आरबीसी के बारे में। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में एक वर्णक पाया जाता है जो लाल रंग का होता है, वो कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। लाल रंग का वर्णक, इसलिए आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्योंकि रक्त का लाल रंग इसलिए होता है क्योंकि टोटल हीमोक्रिट की लगभग 99% आरबीसी होती है। पीछे 1% केवल डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिला करके होती है। 99% कौन होती है? आरबीसी होती है। और आरबीसी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लाल रंग का वर्णक है, इसलिए रक्त का रंग है वो कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन होता है। आप इस हीमोग्लोबिन की संरचना को आप देखोगे, हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से 2 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। एक तो होता है हीम, और हीम के इस केंद्र के अंदर ये पोरफायरिन वर्णक है या पोरफायरिन श्रृंखला है, फेरस +2 युक्त पोरफायरिन यौगिक है हीम। और दूसरा होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन या ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन होती है। ये ग्लोबिन प्रोटीन मुख्य रूप से 4 पॉलीपेप्टाइड संरचनाओं से या श्रृंखलाओं से मिलकर के बनी थी। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित होती है ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है।
इसमें आप देखेंगे तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इस प्रकार की 2 अल्फा की और 2 बीटा की श्रृंखलाएं वो प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है। और हीम के सेंटर में फेरस प्लस 2 युक्त पोरफायरिन यौगिक होता है। तो आपको कोई पूछे कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा आयन पाया जाता है, तो Fe+2 आयन पाया जाता है। ठीक है। अब है ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। ये ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है। क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है और ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन का होता है। तो फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन को लेकर के कौन जाता है? हीमोग्लोबिन लेकर के जाता है और वहां पर जाकर के हीमोग्लोबिन को क्या कर देता है? छोड़ देता है और वहां से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। ऑक्सीजन को ग्रहण करके वापस फेफड़ों तक लाने का काम भी कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। ये ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है जिसको कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये O2 के साथ जुड़कर एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है। अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ओके, कैसे देखते हैं? मैंने कहा कि ये फेफड़ों के अंदर रक्त के साथ मिलकर के, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये हीमोग्लोबिन एक अस्थायी वर्णक का निर्माण, एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है जिसको कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मैंने कहा कि ये क्या होता है? उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। उत्क्रमणीय प्रकृति का मतलब ये ऊतकों के अंदर जाकर के वापस ऑक्सीजन को वहां से अलग कर देता है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। और वहां पर ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन फिर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जुड़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर के आने का काम भी हीमोग्लोबिन करता है। इसके अलावा इस हीमोग्लोबिन की 3 गुना ज़्यादा क्षमता जुड़ने की होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जुड़ करके भी एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है जिसको कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन, जो हमारे रक्त के अंदर जाकर के प्रतिकूल प्रभाव डालता है, विपरीत प्रभाव डालता है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी बंद कमरे के अंदर अंगीठी जला करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड जलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और वो रक्त के साथ में जुड़ने की 3 गुना ज़्यादा क्षमता उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है। और जहरीली प्रकृति होती है, विषैली प्रकृति की होती है। ये तो बात हुई हीमोग्लोबिन की। और कुछ बात करते हैं अपन आरबीसी का जीवन काल की बात करते हैं अपन। आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। सामान्य रूप से आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। पुरुषों के अंदर, वयस्क मनुष्य के अंदर 120 दिन का होता है। लेकिन जब बच्चों की बात करें तो बच्चों के अंदर इसका सामान्य जीवन काल 100 दिन का होता है। मेंढक के अंदर बात करें, मेंढक के अंदर भी 100 दिन का इसका जीवन काल होता है। ये आरबीसी विश्राम अवस्था में एक दूसरे के ऊपर सिक्कों की भांति जमा हो जाती है। विश्राम अवस्था में एक दूसरे के ऊपर सिक्कों की भांति
जमा हो जाती है। इस प्रक्रिया को रोलेक्स फॉर्मेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को रोलेक्स फॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है। और अब इसके विखंडन की बात आई कि अपने कहा कि 120 दिन इसका जीवन काल होता है और इसके बाद में ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो नष्ट कहाँ पे होती है, इसका विखंडन प्लीहा में होता है और यकृत कोशिका के अंदर होता है। प्लीहा और यकृत के अंदर इसका विखंडन होता है। इसलिए मृत आरबीसी का विघटन करता है प्लीहा, इसलिए इस प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है, स्प्लीन है, प्लीहा है। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट ये है कि आरबीसी कुछ मात्रा में आरबीसी का विखंडन होता है तो इस यकृत के अंदर, यकृत कोशिका में कुछ वर्णक का निर्माण भी होता है। जैसे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक दो वर्णक होते हैं, वो आरबीसी के विखंडन की वजह से होते हैं। आरबीसी के विखंडन से यकृत में होता है। ठीक है, यकृत में वर्णक बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन का निर्माण होता है। ये बिलीरुबिन वर्णक और बिलीवर्डिन वर्णक होते हैं। ये दो वर्णक अपने फीकल मैटर को कलर, पीला रंग प्रदान करने का काम करते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ओके, ये है आरबीसी। आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए या फिर आप इसको उतार लीजिए। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। उससे पहले मैं एक फिल्मी डायलॉग बोल देता हूँ कि लाला, स्कूल ओल्ड हो या न्यू हो, सभी स्कूल के सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है और वो होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इतनी देर आपके प्रॉफिट की बात की, अब मेरे प्रॉफिट की बात करते हैं। आपको नीचे बटन दिखाई देते हैं, एक लाइक वाला, एक शेयर वाला, एक सब्सक्राइब वाला। आपने इस पूरी क्लास को देखा है, आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको लग रहा है कि मेरे काम की ये क्लास नहीं है, किसी अन्य के काम आ सकती है, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।